आप डिलीवरी क्या दे रहे हैं? आपने क्या कभी अपनी टीम से चेक करने की कोशिश की? मुझे लगा लिस्टेड प्लेयर है, ओपन प्लेटफॉर्म है और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया का मतलब भी यही है कि आप अपना भी फीडबैक दे सके और सामने से आपको आंसर मिल सके। तो मुझे आंसर मिलने की जगह उन साहब ने मुझे ब्लॉक किया। जीएसटी लगेगा, सब लगेगा, कमर्शियल में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो बिल्डर को ये जानना भी जरूरी है इस पार्ट में क्या मैं मेंटेनेंस कम रखूं सो दैट जो अगला लीज कर रहा है, क्योंकि अगर 1000 स्क्वायर फीट का स्टूडियो हो गया और वो 18,000 रुपए मेंटेनेंस भर रहा है, तो उसका ऑलरेडी जब वो रेंट आउट करेगा इस प्रॉपर्टी को, लिस्ट करेगा एयरबीएनबी पे, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाएगी। अगर वो होटल के बराबर लिस्ट चली गई तो फिर एयरबीएनबी का क्या मतलब है? जो मॉडल है वो अपने स्टेटमेंट से या जो बात कहते हैं उससे बदलते हुए दिखाई देते हैं। एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, निखिल कामत है आपके जीरोधा के, वो बहुत एग्री हो या ना हो, आज हर एक आदमी कहता है मैंने ना यार वो ले लिया अपार्टमेंट, फंस गया। मैं ही कहता हूँ कि फंस कैसे गए? मतलब कि जिसका अपार्टमेंट 1 साल 2 साल 6 महीने नहीं बिका तो उसका मतलब फंस गया क्या? ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप जब कोई 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ की कोई भी चीज लेने जाते हैं तो आप सोच समझ के लेते हैं कि इसके 1 करोड़ कॉस्ट है, 1 करोड़ मुझे देनी है, तो उसमें आप फंस कैसे गए? लेकिन टाटा एक ट्रस्ट का नाम है, तो मैं उसको 8 नंबर दूंगा। गोदरेज को मैं दूंगा 4.5 नंबर। आशियाना को मैं दूंगा 6 नंबर और कॉन्स्टेंट को भी मैं 6 दूंगा। सबसे पहला टॉपिक है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। एक बहुत ना मैंने देखा है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप के बहुत अभी वो आ रहे हैं, मेरे पास भी ऑफर्स आ रहे हैं क्या फ्रैक्शनल ओनरशिप आप करिए या अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करें उसके लिए। ठीक है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने इसमें देखा कि यूथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्रैक्शनल ओनरशिप में। हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है सिर्फ आप लोगों के लिए, और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट आने वाले हैं जिनका बहुत अच्छा नाम है, ट्रांसपेरेंट है चीजों को लेके, और बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है। साथ साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और भाई जैसा व्यवहार रहा है शुरू से। और आज मैं आप लोगों के सामने जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कशन आप लोगों को बिल्कुल यूनिक मिलेगी। बहुत अच्छे नए कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो पूरा पॉडकास्ट जिसने नहीं देखा वो बहुत सारी चीजें मिस करेगा, तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देख के जाए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारे साथ भूपेंद्र भाई हैं। भूपेंद्र भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं। तो भूपेंद्र भाई, थोड़ा सा पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक बार आप ये बताएं, क्या आप रियल एस्टेट में कब आए, कैसे आए, साथ साथ में जो आने से और ये 2024 तक की जर्नी अपनी कैसी रही, कुछ चीजें सीखी भी होंगी, ठीक है आपने, और कुछ क्लाइंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रही होगी, तो ओवरऑल थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, जो वो बिहाइंड द सीन वाला कंसेप्ट है वो भी आपको पता लगे। चलिए, मैं सबसे पहले तो आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको अपनी तरफ से बड़ा आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने मंच पे मुझे बुलाया। तो मेरी जो जर्नी है वो 2018 से स्टार्ट हुई रियल एस्टेट की। उससे पहले थोड़ा सा एक्टिविज्म है उसमें, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, बहुत सारी चीजें, जर्नलिज्म है, तो वो पार्ट रहा। 2018 में मुझे लगने लगा कि बहुत हो गया कॉर्पोरेट लाइफ और ये सब चीजें, कुछ अपना करा जाए। तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, और मैं आपको बताऊं मेरे फादर का भी पार्ट टाइम थोड़ा सा यही रियल एस्टेट से जुड़ा काम था, तो मुझे लगा, क्योंकि घर में उस तरह की बातें तो होती रहती थी और फ्रेंड सर्कल उस तरह का था, तो मुझे लगा कि रियल एस्टेट में ही क्यों ना एक बार देखा जाए, बात की, समझा जाए इस चीज को। फ्रेंड्स भी कुछ इस तरह के थे, उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, एक बार तुम ट्राई लो। पढ़ने लिखने का थोड़ा सा शौक है, तो रियल एस्टेट से जुड़ी चीजें, रिपोर्ट्स वगैरह तो मैं पढ़ता ही रहता था। जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ तो हर चीज को थोड़ा सा पढ़ के समझने की एक आदत रही है। तो बस 2018 से जर्नी स्टार्ट हुई और आज 2024 में है। बड़ा ही अच्छा सफर रहा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और ग्राउंड पे एक आदत रही है लोगों से मिलने की, उनको समझने की, वो क्या सोचते हैं, वो सारी चीजें जो पहले से रही हैं। और जब इसमें रियल एस्टेट में, तो वो सारी चीजें, एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगता है कि बाकी लोगों ने भी करी होगी, मैंने ये करा कि मैंने कभी भी ना जो कॉल्स है ना किसी भी क्लाइंट्स के या किसी को कुछ जानना हुआ, मैंने कभी अपनी टीम के ऊपर नहीं छोड़ा। मैंने सारी कॉल ना खुद से ली, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है आखिर वो चाहता क्या है, उसकी क्वेरी क्या है, वो आखिर
अपनी प्रॉपर्टी चूज करते हुए सोचता क्या है, कैसे सिलेक्शन करता है, ये सारी चीजें जानने और समझने में बड़ा मजा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जर्नी रही है। आपकी वीडियो से लगता है भी एक्टिविज्म टाइप का, क्योंकि कई कई बार जोश में आप बड़ा अच्छा करते हो कंटेंट। और हाँ, मैं आपके कंटेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, आप मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हो हमेशा। बिल्कुल क्योंकि जब नॉलेज कहीं पे आती है तो हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी चाहिए चीज़ों जी को। जी और ग्राउंड रियलिटी की बात तो ऐसी है, जो रियल स्टेट में आई थिंक ग्राउंड रियलिटी में नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे आउट ऑफ रेस होता रहता है। बिल्कुल ठीक बात। वो कंटेंट से लगता भी है, एक्टिविज्म झलकता है। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो शुरुआत करी ना मैंने यूट्यूब पे कैसे है उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे को लगा कि ना लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। हर जो प्लेटफॉर्म है, हर जो जॉनर है उसके यूट्यूब चैनल बन चुके हैं। रियल एस्टेट में मुझे वो चीजें नजर नहीं आ रही थी। रियल एस्टेट में क्या हो रहा था, लोग आते थे प्रोजेक्ट की बात कर लेते थे, तो मैंने कहा कि कुछ अलग दिया जाए, कुछ अलग बताया जाए। आप देखेंगे शुरुआत में मैंने शुरुआत कहाँ से करी है। शुरुआत मैंने एचएसवीपी के बारे में, यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, बताना शुरू करा। उसके बाद अफोर्डेबल के बारे में लोगों को बताना शुरू करा। उसके बाद फिर ये जो दूसरे लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे मैं धीरे-धीरे आया। और आज भी आपने देखा ही होगा कि जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं या कुछ भी स्कीम्स आती है, मेरा रहता है कि वो चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब आप इंफॉर्मेशन भी दो और साथ में आप जो सेल कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि बिना सेल करने के पर्पज के हम यहाँ पर हैं। सेल करने के लिए हैं हम यहाँ पर, हम प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, लेकिन साथ में इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए। लोगों को कुछ ना कुछ ऐड ऑन करनी चाहिए लोगों की इंफॉर्मेशन। तो ये धो रहा बस यूट्यूब शुरू करने का। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने इस जर्नी में देखा है, चाहे वो आपका चैनल रहा हो, चाहे मेरा हो, अब ये 3-4 साल से हम लोगों ने गुड़गाँव रियल एस्टेट को कम से कम ऐसा तो बना दिया है, क्या लोग देखने लगे हैं, लोग जानने लगे हैं। और एक वो लेवल आ गया है, सारा श्रेय आपको ही नहीं देता, सब लोग जो भी मिल-जुल के काम कर रहे हैं आज रियल एस्टेट में। आज यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना दिया है कि हम लोग लोगों को एक एजुकेशन के माध्यम से कहीं पे लेके आ पाए हैं। साथ-साथ में हम लोगों ने कंसल्टेशन शुरू किए हैं, जो कि गुड़गाँव अनअवेयर था इस चीज़ों से। अब मेरा एक अभी हाल ही का केस भी था, किसी ने राह चलते आदमी से ही प्रॉपर्टी खरीद ली थी। और कितने उसको यतन झेलने पड़े, जतन झेलने पड़े, तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। बट हाँ, आज जब हम लोग इस फ़ेज़ में लेके आए हैं, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको मैं ये कहता हूँ कि हम ना मान के चलते हैं कि ये पब्लिक डिसाइड करे कि किसका कितना बड़ा रोल रहा है। हुँ, हम अपना अपनी तरफ से जो बेस्ट होता है हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बाकी पब्लिक के हाथ में है, पब्लिक तय करे कि कौन किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या कर रहा है, वो पब्लिक डिसाइड करेगी। पब्लिक डिसाइड करेगी, बट फिर भी कंटेंट से पता लगता है क्या कौन किस टाइप की नॉलेज दे सकता है, और कौन क्योंकि एक यूट्यूब मेरे ख्याल से एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग आज बैठे हैं, और बात भी करने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज भी हम लोगों को समझा सकें, चीज़ें बता सकें। आपके चैनल पे भी मुझे पता है और आपके पास भी आई एम श्योर इस तरह के लोग आते हैं। लोग 10-10 प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, लेकिन जब उनको फाइनल कोई एडवाइस लेनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो वो आपके पास या हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं। तब वो फाइनल डिसीजन वो प्रॉपर्टी बाय कर चुके हैं, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। उनको आगे का पता ही नहीं है, कैसे हमें आगे चलना, कैसे है, प्रॉपर्टी को आगे कैसे बढ़ाना है, रोक के रखना है, बेचना है कैसे, वहाँ पे आके वो हाथ खड़े कर देते हैं। फिर हमारे जैसे लोग हैं, तो हम उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कि लोगों को गाइड कर रहे हैं। सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं है, लेकिन गाइड करना भी एक बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं इन्हीं चीज़ों के लिए हम और आप हैं भी। क्योंकि अब सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम्स, पहले तो छोटे शहरों में आपने आपने तो बहादुरगढ़ और ये रोहतक और अपना खरखोदा में कुछ किया है, फिर मैंने शुरुआत ही हाँ, वहाँ से की है। तो वहाँ पे तो अपने पहले देखते हैं और रिश्तेदारों से ले लेते हैं। बट जहाँ पे आप बड़ी सिटीज़ में आते हैं, अगर आप इन कंसेप्ट में गए, ठीक है, और आपने अच्छी तरह नहीं समझा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी लेके, प्रोजेक्ट की लैंड प्रोक्योरमेंट लेके, बिल्डर को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे आदमी की, आपको आज नहीं तो कल पड़ेगी, जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना बढ़िया है। छोटे शहरों के लोगों के पास टाइम है हुँ, और वहाँ पर चाहे वो वकील हो, पुलिस वाला हो, टीचर हो, एडवोकेट हो, हर आदमी वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है, एक तरह से। तो वहाँ पर जो है लोगों आसानी से प्रॉपर्टी कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आता है, तो टिकट साइज़ भी उतना बड़ा नहीं है। तो एक दूसरे के ट्रस्ट पे छोटा शहर एक दूसरे को सब जानते हैं तो ट्रस्ट पे चलता है। यहाँ तो
माइग्रेटेड पॉपुलेशन है, अलग-अलग शहरों से लोग अलग देश के अलग-अलग कोने से आके बसे हुए हैं। फिर वहाँ पर एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट, प्रोफेशनल एडवाइज़र की ज़रूरत है कि उनको सही से गाइड कर सके और मुझे लगता है कि हमारी कोशिश है और भी बहुत सारे लोगों की कोशिश है, हम अपना पार्ट है जो प्ले कर रहे हैं। जो टायर 2-3 सिटीज़ है उसमें सबसे बड़ा डीलर तो सिक्योरिटी गार्ड ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिक्योरिटी गार्ड ही बिना तो डील्स अधूरी रह अपन नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते आप। एंटर नहीं कर सकते चाहे आपके पास कुछ हो। हमारे यहाँ की तरह मैंडेट का कंसेप्ट नहीं है और चीज़ों का कंसेप्ट नहीं है। तो हाँ हम लोग और आप लोग आज तक कोशिश करते हैं और बाकी तो व्यूअर्स बताएँगे अपनी राय। बाकी हम लोग और आप लोग इस लेवल को और अच्छी तरह और एजुकेट करने का काम करते ही रहेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल करते रहेंगे। आप ये देखिए, हम ना जब गुड़गाँव की बात करते हैं, गुड़गाँव रियल एस्टेट एक एक मैच्योरिटी के लेवल पर है। गुड़गाँव रियल एस्टेट की तरह नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, आपका बहादुरगढ़ भी है, आपका गाज़ियाबाद भी है। वहाँ आपको इस तरह के चैनल, इस तरह के गाइडेंस करने वाले लोग या तो मिलेंगे नहीं या मिलेंगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेंगे। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो नोएडा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गाज़ियाबाद में करते हैं, ग्रेटर नोएडा में करते हैं। वो कहते हैं कि आप वहाँ पे भी जाके काम करिए क्योंकि वहाँ हमें इस तरह के लोग गाइड करने वाले नहीं है। तो एक हर किसी के पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, टाइम भी लिमिटेड है और एक चीज़ को एक ही शहर में बहुत अच्छे से किया जा सकता है। टाइम के साथ-साथ चीज़ें बढ़ेंगी और देखेंगे दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड करेंगे। स्केल करने में टाइम लगता है हर एक बिल्कुल। चीज़ को और एक आदमी है, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है सिटी वाइज़ तो उसमें टाइम तो जी। ऑब्वियसली लगेगा ही। तो सबसे पहले मैं 1-2 तो आज हम मेरे कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना जी। चाह रहा था आपसे। सबसे पहले मैंने कुछ हाल ही के दिन में कुछ सालों से देखता आ रहा हूँ और अभी भी एक कंसेप्ट गुड़गाँव में रहा क्या आप लिस्टेड डेवलपर के साथ जाओ, हुँ, ठीक है? जो नॉन लिस्टेड हुँ। डेवलपर है उसके साथ मत जाओ। अपनी ऑडियंस को बता दो जो लिस्टेड वो होते हैं जो एनएससी, बीएससी में लिस्टेड है ऑब्वियसली रियल एस्टेट में। और जो लिस्टेड नहीं है उनके साथ थोड़ा-सा कम फेथ दिखाओ, वो दिखाओ। बट मैंने दोनों में बहुत गैप नहीं देखा जहाँ तक भी है। तो मैं इस पे आपका एक राय चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इसमें? किस हिसाब से गुड़गाँव रियल एस्टेट वाला जो बायर है, वो इस पे रिएक्ट करे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस पे बात भी करना चाहता था। एक मिसकंसेप्शन फैलाया गया है या बनाने की कोशिश की गई है कि लिस्टेड प्लेयर सिक्योर है, लिस्टेड प्लेयर के साथ जाओ। हम तमाम पीछे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जेपी है, आपका यूनिटेक है, अंसल्स है, सब लिस्टेड प्लेयर थे और सब फेल हुए हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि लिस्टेड प्लेयर के साथ जाओ। एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि आप उनकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। आप उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सारा कुछ देख सकते हो, कितना उनके पास लोन है, कितना उनके पास एसेट्स है, कितना उनके पास लिक्विडिटी है, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए पिछले दिनों जो एक तरह के स्कैम्स निकल के आए हैं और मुंबई में रिपोर्ट भी हुई है इन चीज़ों को लेकर रिपोर्ट भी हुई है कि जो लिस्टेड प्लेयर हैं, वो ही अपनी सेल्स में मैनिपुलेशन करते हैं, उतनी सेल्स नहीं होती, सिर्फ अपने शेयर्स को ठीक रखने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को ठीक रखने के लिए वो मैनिपुलेशन करते हैं सेल्स में और जो नॉन लिस्टेड प्लेयर है, मुझे लगता है उनको मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। गुड़गाँव में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारी ऑडियंस इतनी मैच्योर है, इतनी समझदार है, उन्हें पता है कि कौन-सा नॉन लिस्टेड प्लेयर अच्छा काम कर रहा है, कौन-सा लिस्टेड प्लेयर अच्छा काम नहीं कर रहा। मैं इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल जोड़ना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा इंडिया का लिस्टेड प्लेयर है, गुड़गाँव में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नोएडा में प्रोजेक्ट है उनके और भी जगह एनसीआर में प्रोजेक्ट है, मुंबई में प्रोजेक्ट है, बेंगलुरु में है और बहुत लैंड बाय करता रहता है। उनके सीईओ हैं, लिंक्डइन पे मैं उनके साथ कनेक्ट था, उन्होंने कोई लैंड बाय किया था अभी कुछ टाइम पहले और लैंड बाय करने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा नोट डाला हुआ था लिंक्डइन पे हमने ये कर लिया, हमने ये बाय कर लिया, वो बाय कर लिया। तो मुझे पता है गुड़गाँव की हकीकत तो मुझे पता ही है कि और आस-पास एनसीआर का पता है कि किस तरह के उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन है। तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि आपका एक्सपेंशन पे, लैंड बाय करने पे, नए-नए प्रोजेक्ट पे ध्यान है, आप डिलीवरी क्या दे रहे हैं? आपने क्या कभी अपनी टीम से चेक करने की कोशिश की? मुझे लगा लिस्टेड प्लेयर है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है और मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सोशल मीडिया का मतलब ही यही है कि आप अपना भी फीडबैक दे सकें और सामने से आपको आंसर मिल सके। तो मुझे आंसर मिलने की जगह उन साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि लिस्टेड प्लेयर्स किस हद तक जा सकते हैं और किस तरह का वो आंसरेबल है, किस तरह से वो जवाब देने में नाकाम है।
ये एग्जाम्पल है। मैंने ना भूपेंद्र भाई ये देखा है चीजों को काफी मैनिपुलेशन तो मॉक सेल्स की जैसे आप बात कर रहे हो, मॉक सेल्स तो करते ही करते हैं, वो तो चीजें ठीक है, बट जहाँ पे अभी कोई रीसेल की ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, आज तहसील में जाना पड़ जाए, तो जो नॉन लिस्टेड का काम है वही लिस्टेड का काम है, बिल्कुल सेम काम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। आज प्रोजेक्ट खड़े हैं, ठीक है, बट डिलीवरी का 6-6 महीने, साल-साल भर डिले है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आंसर आपको लिस्टेड से भी वही मिल रहा है, नॉन लिस्टेड से भी वही मिल रहा है, ठीक है। और जो ये लिस्टेड लिस्टेड बहुत चिल्ला रहे हैं, ठीक है, मैं वही सेम नाम तो नहीं लूंगा किसी का मैं भी, बट वो भी आप देखोगे तो मेजरली जब वैसे बेचने पे आता है तो नॉन लिस्टेड भी एक जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल। तो ये कोई क्राइटेरिया मुझे भी नहीं लगता। सिर्फ मैं अपनी ऑडियंस को एक माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्या बिल्डर हम लोगों को देखना चाहिए क्या किस हिसाब से मैंने उसकी डिलीवरी कैसी है, कस्टमर का उसका कैसा उसके साथ व्यवहार रहा है, उसके ऑफिस के पास अगर बाउंसर तो नहीं खड़े हैं, अगर किसी डेवलपर के ऑफिस के बाहर बाउंसर खड़े हैं तो आपको थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको डर है कि उसने कुछ गलत किया है। अगर किसी बिल्डर के ऑफिस के बाहर बाउंसर नहीं खड़े यानी बिल्डर ठीक है। लिस्टेड नॉन लिस्टेड से ज्यादा क्राइटेरिया आप ये देखिए कि उसका ऑफिस कैसा है, वो कितना कस्टमर फ्रेंडली है। वहां बाउंसर तो नहीं खड़े हुए, बाउंसर खड़े हुए तो बिल्डर में गड़बड़ है, ऐसे बिल्डर के पास मत जाइए। हाँ, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे नॉन लिस्टेड हो, सबसे पहले तो ना आज की डेट में गुड़गांव के इसका इन्वेस्टर्स का क्लाइंट्स का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, क्या उसको ये नहीं समझ आता क्या पेमेंट प्लान के नाम पे मैं क्या खरीद रहा हूँ। पेमेंट प्लान और डिस्काउंट खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बाय नहीं कर रहा है। आज का जो जो इन्वेस्टर है गुड़गांव में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शनल होंगे, लेकिन मोस्टली जो इन्वेस्टर आपके पास हमारे पास आता है, दो चीजें पूछता है, पेमेंट प्लान क्या है और दूसरा मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। और ये जो डिस्काउंट ले लेके बैठ जाते हैं, आपको पता है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सेल्स फोर्स उनके पास बहुत ज्यादा है, तो उनको बेचना है, कैसे भी बेचना है, वो मैनिपुलेशन करेंगे। मैं सारे बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, बट प्रैक्टिस में ये चीजें हैं। और बाद में उनको जब पता लगता है कि हमें जो कमिटमेंट किया गया, हमें 6 महीने में एग्जिट मिल जाएगा, 4 महीने में एग्जिट मिल जाएगा, वो एग्जिट मिलता नहीं है, तो वो लोग आते कहाँ पर है, वो लोग आपके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। और उनके आने का प्रोसेस क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। प्रोसेस ये है कि जब उनको लगता है कि हम ठगेंगे, अब हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसने प्रॉपर्टी बेची है उससे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपने ले लिया, तो अब आपके फोन वो नहीं उठाएगा, आपने तो चूस लिया तेरे से, उसे क्यों सर्विस देगा वो तो उसका पार्ट था ना, आपने ले लिया क्योंकि आपको तो सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब वो जाते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब भी आजकल और इंस्टाग्राम ही सबसे ज्यादा चल रहे हैं, तो वहां देखते हैं आपके जैसे हमारे जैसे और भी कई लोग हैं, उनके वीडियोस देखते हैं जहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जहां पर अवेयरनेस दी जा रही है इन्वेस्टर्स को, बायर को, वहां पे बताया जा रहा है कैसे आपको सोच समझ के प्रॉपर्टी खरीदनी है। उनको लगता है कि यही मेरे पालनहार है, अब यही मुझे बचा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज्यादातर जो कॉल्स आएंगे वो इस तरह के कॉल आते हैं जो फंस जाते हैं। जब नई प्रॉपर्टी बाय करनी होती है वो कॉल्स आपके पास कम आएंगे, क्योंकि वहां उनको डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट उनको बड़ा प्लेयर देगा जिनके पास वॉल्यूम है। लेकिन जब वो फंस जाएंगे तो वो आएंगे आपके पास कि अब हमें बचा लो। जब एक आदमी फंस चुका है उसे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आ सकते, पहले आ जाते आपके पास, हमारे पास या किसी और के पास, शायद वो उनको बचा लेता। लेकिन एक बार आप जा चुके हो तो फिर नहीं हो सकता। भूपेंद्र भाई इस चीज की भी तो श्योरिटी नहीं है ना, क्या मैं भी देख रहा हूँ कि 10 में से 8 को तो डिस्काउंट मिलता भी नहीं है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। कमिटमेंट हो जाते हैं, क्रेडिट नोट दिए जाते हैं, चेक तक दिए जाते हैं, और बाद में वो चीजें बाउंस हो जाती हैं। और वो चीजें आपको पता है, लोग क्रेडिट नोट लेके घूमते हैं और कहते हैं कि हमें तो ये मिला नहीं। हाँ, एक ऐसे ही नोएडा का प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, नाम हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, उनके खिलाफ पता नहीं कितने ही मामले दर्ज हैं, ठीक है, गुड़गांव में भी है, वहां पे भी है, क्रेडिट नोट लेके घूम रहे हैं लोग, बट क्या कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे आप लोग अटक गए, तो इससे यही जानने को मिलता है कि आप एक क्रेडिबल आदमी के साथ जाओ, एक नॉन फेस आपसे कोई बात कर रहा हो, तो उसको आपको थोड़ा देख के करना चाहिए चीजें। भूपेंद्र भाई, मैंने ये चीज नोट की है, क्या अब जो दुबई को काफी रिलेट किया जा रहा है, क्या दुबई का रेट मुंबई से बहुत कम है, ठीक है, तो वहां पे ना एक कंसेप्ट चलता है एयरबीएनबी का, वहां पे मैंने काफी मार्केट रिसर्च की है, मैं वहां पे
3-4 बार जाके भी आया हूँ। ऑनेस्टली मुझे मार्केट अच्छी लगती है। तो मैं दुबई की मार्केट में तो बहुत ज़्यादा आज चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं ये चर्चा ज़रूर करना चाहता हूँ जो एयरबीएनबी वाला मॉडल है, क्या वो गुड़गाँव में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कितना कामयाब हो पाएगा? क्योंकि वो एयरबीएनबी चलना, यहाँ पे कामयाब होना, वो एक ही सेगमेंट के हाथ में है जहाँ तक मुझे लगता है 80%, वो है स्टूडियो अपार्टमेंट्स जो यहाँ पे लॉन्च होते हैं। और मैंने मेरी जो 12-13 साल की ये रियल एस्टेट जर्नी रही है, तो मैंने उसी फर्म के, उसी कंपनी के स्टूडियो अपार्टमेंट्स कामयाब देखे हैं जिसका ऑलरेडी हॉस्पिटैलिटी का एक चेन है, अदरवाइज वो नहीं चल पाते। तो क्या एयरबीएनबी पे आपका क्या व्यू बनता है और क्या इसके माध्यम से जो स्टूडियो अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट्स है लोगों की वो भी ग्रो होगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इस पे ना आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ। एक क्या, मेरे पास 2-3 एग्जांपल है। एक मेरे क्लाइंट थे, यूएस से थे वो, उनको कोई प्रॉपर्टी बाय करनी थी और उनको गुड़गाँव में आना था। हम्म, उन्होंने होटल का चेक किया, रेंट वगैरह, तो पिछले 1 साल में 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है होटल का जो रेंट है। ताकि यहाँ कुछ एयरबीएनबी जैसा कॉन्सेप्ट है क्या? मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन फिर उन्हें उस तरह की फैसिलिटी नहीं यहाँ पर, मुझे लगता है कि इस तरह की फैसिलिटी अभी है नहीं जो होटल की फैसिलिटी होती है। कनेक्टिविटी उस तरह की नहीं है। अगर एयरबीएनबी के अगर कुछ चीजें हैं भी, तो मुझे लगता है वो सेक्टर्स के अंदर लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट हाउस में या फ्लोर्स में बना रखी हैं। तो वो चीजें यहाँ पर मिसिंग आउट है। ऐसे एक मलेशिया से मेरे क्लाइंट है, वो आए, उन्होंने भी ये चीज पॉइंट आउट की। तो हम 5 स्टार में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे गए, कह रहे हमने एयरबीएनबी बुक किया दुबई में, हमें बहुत कंफर्टेबल मिला। मुझे लगता है कि गुड़गांव में अगर एयरबीएनबी सक्सेसफुल होगा, तो स्टूडियो अपार्टमेंट ही उसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। और वही प्लेयर सक्सेसफुल कर सकता है जो उनको अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देगा, जिसका अपना हॉस्पिटैलिटी का काम होगा। आप देखो पिछले 8 साल 7 साल में आपके सामने है, कितने स्टूडियो आए और कितने सक्सेसफुल हुए। अभी लॉन्च हुए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है, कई एयरपोर्ट के पास में लोगों ने कनेक्टिविटी बताई है कि पास में है, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया कि ये जब बन के तैयार हो जाएंगे तो वो लीजिंग करेंगे, लीजिंग के साथ साथ वो किस तरह से हॉस्पिटैलिटी देंगे, क्या देंगे, तभी तो लोग आके वहां रुकेंगे। लोगों को एक कमरा नहीं चाहिए, कमरा तो वो ले लेंगे, उनको सर्विसेज भी चाहिए। अगर सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, तो मुझे लगता है एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट गुड़गांव में सक्सेसफुल हो सकता है। इसमें भूपेंद्र भाई एक और कैच लगती है मुझे, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें सबसे बड़ी कैच मुझे ये लगती है क्या कि जहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट की मेंटेनेंस हाई नहीं रखी जाएगी बिल्डर के द्वारा, जैसे किसी ने रख दी 18 रुपए पर स्क्वायर फीट, 15 रुपए पर स्क्वायर फीट, क्योंकि एट लास्ट वो प्रॉपर्टी तो कमर्शियल ही है, कमर्शियल है, ठीक है, जीएसटी भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, सब लगेगा, कमर्शियल में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। तो बिल्डर को ये जानना भी जरूरी है इस पार्ट में, क्या मैं मेंटेनेंस कम रखूं सो दैट जो अगला लीज कर रहा है, क्योंकि अगर 1000 स्क्वायर फीट का स्टूडियो हो गया और वो 18,000 रुपए मेंटेनेंस भर रहा है, तो उसका ऑलरेडी जब वो रेंट आउट करेगा उस प्रॉपर्टी को, लिस्ट करेगा एयरबीएनबी पे, तो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई चली जाएगी। अगर वो होटल के बराबर लिस्ट चली गई, तो फिर एयरबीएनबी का क्या मतलब रह गया? बिल्कुल ठीक। तो जब ये वाला कंसेप्ट होगा, अगर इसको कामयाब करना है, तो उसमें एक सबसे बड़ा पार्ट मुझे जो लगता है एयरबीएनबी के लिए, स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए, बिल्डर को उसके मेंटेनेंस कम रखनी पड़ेगी। मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये स्टूडियो अपार्टमेंट अगर रेजिडेंशियल जो टावर है उनके साथ में आप लेकर आ रहे हो ना, तो फ्यूचर में वहां जो लोग रह रहे हैं या आरडब्ल्यू है वहां पर है, उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर आपको स्टूडियो किसी कमर्शियल के ऊपर आए, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। या आप रेजिडेंशियल टावर में भी लेके आ रहे हो, प्रोजेक्ट में लेके आ रहे हो, तो उनका एग्जिट और एंट्री और मुझे लगता है कि वो थोड़ा अलग रहेगा, तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इस पे मेरे ख्याल से तो बिल्डर्स को भी हम लोगों को पॉडकास्ट देखना चाहिए, तो उन लोगों को भी इंसाइट मिलेगा। शायद हम लोग ये काम की बात कर रहे हैं कि भाई मेंटेनेंस थोड़ी कम रख के सो अकॉर्डिंगली वो चल सके, क्योंकि आज के टाइम में मैं और आप देख रहे हैं तो बहुत से स्टूडियोज में तो ऑफिस ही खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं, सब स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वही मार्केट चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। है ना? और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की यही सबसे ज्यादा गणित मुझे आज की डेट में फेल होती है। क्या कहीं फेल होने का रीजन सिर्फ ये मेंटेनेंस ना हो? बट देखते हैं अब आगे कैसे चलेगा। और अब ना गुड़गांव में मैंने मेरा एक इससे पहले भी पॉडकास्ट था, तो मैं इस पे आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। ये ना फ्लिपिंग हाउस का बड़ा कंसेप्ट चला है, ठीक है? आपने कहीं एंटर किया, 500 रुपए ज्यादा ले लिए, निकल गया,
ठीक है, या रेडी टू मूव है, आपको लगा क्या एक सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, ठीक है, और फिर आपने वहां से पैसा निकाला और 3 न्यू लॉन्च ले लिए। अब इंस्टाग्राम पे बहुत ये स्टोरी चलती है, क्या आपको खरीदना कैसे, आप जनरेट कैसे कर सकते हो वेल्थ? क्या आपने यहाँ पे खरीदा 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट, ठीक है, आपने 10% पैसा दिया और आपने लोन कर लिया बाकी, और आपने 3-4 साल में आपका जो लोन का ईएमआई है आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, फिर आपने पोजीशन पे उसको बेच दिया। पर ये कोई नहीं बताता कि पोजीशन पे क्या रियल एस्टेट साइकिल होगी, क्या उसकी ग्रोथ होगी, वो इस पे डिपेंड करेगा। सब ये बता रहे हैं कि अभी उस पे निकल जाओगे तुम, बट वो उस टाइम की साइकिल में तो होगी, तो उस पे आपकी क्या राय है? असल जो इंस्टाग्राम पे रील चल रही है ना, वो करंट जो मार्केट है ना उसको देख के बनाई जा रही है, और जेंजी को अट्रैक्ट, क्योंकि मोस्टली जेंजी है, यूथ है इंस्टाग्राम पे, तो आप देखेंगे कंटेंट भी आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। यूट्यूब पे आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। यूट्यूब को आप मान सकते हैं एक वो यूनिवर्सिटी है, वहां पर लर्निंग के लिए लोग आ रहे हैं, और वहां पर इंस्टाग्राम पे लोग टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। आप आपको इस साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जब कोई यूट्यूब पे आता है तो यूट्यूब पे वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आता, उसके माइंड में पहले से डिसाइड होता है कि वो क्या देखने आ रहा है और क्या सीखने आ रहा है। और इंस्टाग्राम, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या फ्री हैं, तो आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं कि चलो रील देख के टाइम पास कर लो। आप इससे समझिए कि कंटेंट में कितना डिफरेंस है। और जो लोग ये बता रहे हैं कि फ्लिपिंग करके आप दूसरा ले लो, तीसरा घर ले लो, उनको ये समझना होगा कि रियल एस्टेट की एक साइकिल होती है। अपवर्ड्स हमेशा रियल एस्टेट नहीं चलता। एक स्टेज आती है, स्टैग्नेशन आता है, और कई बार तो नीचे की तरफ भी जाता है रियल एस्टेट। अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी, जब साइकिल अपवर्ड्स जा रहा है रियल एस्टेट का, और जब आपका निकलने का टाइम आएगा और वो साइकिल अपवर्ड्स ना जाके स्टैग्नेशन पे या डाउनवर्ड होगा, तो आप कैसे उससे एग्जिट कर पाएंगे? और बहुत सारे लोग, आपने वो डेटा भी देखा होगा, अक्सर रिपोर्ट आती रहती है, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत लोग आजकल चले गए हैं, रिल्स लोग शेयर्स में बहुत काम कर रहे हैं, हर बच्चा बड़ा जितने भी है शेयर्स में बहुत अच्छे से आजकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहां पर क्या है, लिक्विडिटी है। आपने आज अभी खरीदा, 10 मिनट बाद आप बेच सकते हैं, एक बाद बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में वो लिक्विडिटी नहीं है, रियल एस्टेट टाइम लेता है। और आप लोगों को पता ही, आपको भी पता होगा कि अक्सर लोग रीसेल में जब आते हैं तो कम से कम कई बार 6-6 महीने लग जाते हैं प्रॉपर्टी को निकालने में। तो और एक टिकट साइज भी बड़ा है। तो फ्लिपिंग का उनके लिए ठीक है जिनके डीप पॉकेट्स है, जो इन्वेस्टर्स है, चलो एक प्रॉपर्टी अगर नहीं अभी बिक रही है, 1 साल बाद बिक जाएगी, उनको कोई टेंशन नहीं है, दूसरी निकाल लेंगे, तीसरी बिक जाएगी। लेकिन जिनके पास फंड्स नहीं है, जिनके डीप पॉकेट्स नहीं है, उनके लिए मुझे लगता है ये रिस्की वेंचर है। फ्लिपिंग हाउस मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाना चाहिए, और इसमें एक और भी चीज़ है, जब हमेशा हर एक, जैसे गुड़गांव रियल एस्टेट हम स्पेशली करते हैं, तो मैंने इसमें एक चीज़ देखी है, यहाँ पे ना एक सेगमेंट हमेशा नहीं चलता। ठीक है, बात है। कभी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, तो वहाँ पे प्लॉट्स उठने शुरू हो गए। ठीक है, कभी पॉलिसी हल्की रहेगी, कोई चीज़ें प्लॉट्स के रेट ज़्यादा हो गए, बिल्डर्स को मुनाफ़ा नहीं हो रहा, तो हाई राइज़ ऊपर जाने लगे, ठीक है। कभी वो सैचुरेट हो गए, तो कुछ चीज़ें कमर्शियल की बहुत अच्छी आती है। तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मुझे फ़ील होता है। एग्रीड, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मुझे ये भी फ़ील होता है कि इस हिसाब से लोगों को जाना तो चाहिए। यहीं पर तो आपके जैसे और हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है कि हम लोगों को गाइड कर सकें, आप लोग गाइड कर सकें, बता सकें कि आपको कैसे एंटर करना है। इसीलिए तो कंसल्टेंसी धीरे-धीरे फिर चल रही हैं चीज़ें, धीरे-धीरे लाइमलाइट में आ रही हैं। लोग आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि जब मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं एक छोटा-सा अमाउंट कंसल्टेंसी में क्यों ना खर्च कर लूँ, ताकि मैं सही डिसीज़न ले सकूँ। हमने कई लोगों ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट ये शुरू करा है कि आपको प्रॉपर्टी, हम ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी हमसे बाय करनी है। आप एक सर्टेन अमाउंट पे कीजिए, आप कंसल्टेंसी लीजिए और आप फ्री उसके बाद किसी से भी प्रॉपर्टी लेने के लिए। लेकिन आप इतना, आपको ये वैल्यू एडिशन मिल गया है, और आपको ये पता लग गया कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, एक ठीक इन्वेस्टमेंट होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, आज तक मैं, मुझे लगता है कि मोर देन 500 मैं कंसल्टेंसी दे चुका हूँ। एक भी आदमी ने आज तक पलट के ये नहीं कहा कि मैं आपकी कंसल्टेंसी से सैटिस्फाई नहीं हूँ, या मुझे आपने जो कंसल्टेंसी दी है, वो आपसे मैं, मतलब उससे मेरे को अच्छा एक गाइडेंस नहीं मिल पाई है। सारे लोग बिल्कुल सैटिस्फाइड होके जाते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर बिल्कुल बायसनेस नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीदनी है। बिल्कुल फ्री है आप आइए,
आपको इंडिविजुअल टाइम दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी, जो लोग हमारे रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनको भी इस कंसल्टेंसी का मॉडल शुरू करना चाहिए। और आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर आदमी को यूट्यूब पे आना चाहिए, जो भी स्टेट में है। उससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। बहुत बार बायर्स की शिकायत होती है कि वो ऑफिस खुला हुआ है, वो ब्रोकर्स है, उसने मेरे साथ चीट कर लिया, उसने ये कर लिया। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, और आपका डिफेम होने का और नेम शेमिंग का आपको डर रहेगा। आप चीट नहीं करेंगे, आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। इसलिए बाकी रियल एस्टेट वाले भी जो देख रहे हैं, मैं तो सबसे कहूंगा सब यूट्यूब पे आइए, बहुत अच्छी चीज है। सोशल मीडिया पे आइए, यूट्यूब क्या, आप इंस्टाग्राम, जो भी आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको सब पे जरूर आना चाहिए आपको। आना चाहिए। और जब लोगों का कंटेंट सामने आता है तो जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनको समझ भी आता है कि उन किस टाइप का कंटेंट कर रहा है। उनको समझ आता है इसको किस लेवल की नॉलेज है। अगर एक आदमी रेगुलर रेगुलर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की बातें कर रहा है, आपको अवेयर नहीं कर रहा है चीजों से, मार्केट के बारे में अवेयर नहीं कर रहा है, तो लोग समझ भी जाते हैं। ठीक है, कुछ कोई आदमी अवेयरनेस के साथ साथ सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी से बता रहा है, तो हम लोगों की तो मेन यही यूएसपी है। हमारे जैसे और भी चैनल्स हैं, उनकी यूएसपी होगी, तो यही काफी चैनल्स की यूएसपी भी है। और उम्मीद है, मेरी लोगों से भी, व्यूअर से भी उम्मीद है। और मैं और आप पूरी ट्राई भी कर रहे हैं क्या यहाँ से गुड़गांव रियल एस्टेट को इस लेवल से ट्रांसपेरेंसी पे और अगले लेवल तक पहुंचाए, जो लोगों में क्लैरिटी आ सके कि किस हिसाब से हम घर को परचेज करें। जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो फिर आपको जज करने के लिए पब्लिक है। पब्लिक डिसाइड करती है कि आप क्या कंटेंट दे रहे हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी से काम करें और कितनी ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना नंबर वन की रेस में आगे बढ़ते हैं, नंबर वन और इस तरह की चीजें करते हैं। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पे बात नहीं करते, कहते हैं ये कोई चीज नहीं है। कैपिटलिज्म में ये चीजें मैटर नहीं करती। मैं कहता हूँ एंड ऑफ द डे आपकी ऑनेस्टी ही आपको पे करती है, आपकी ऑनेस्टी ही सबसे बड़ी चीज है। तो हमने ये देखा है चीजें बहुत। अभी यूट्यूब चैनल कुछ खुले थे तो उसके चीटिंग मेरे सामने आई थी, हालांकि मैंने उसके बारे में ना वीडियो बनाई ना कुछ किया। तो उसका रीजन था एक, बट मैंने लोगों के अवेयरनेस के लिए वीडियो डाली। किसी ने अफोर्डेबल का फ्लैट था, लोगों को बोला कि मेरे को कुछ पैसे दो और मैं अलॉटमेंट करा के दूंगा, और वो अलॉटमेंट तो होनी नहीं थी, किसी ने पैसे तो लेने नहीं है। ठीक है, एट लास्ट बिल्डर तो लेगा नहीं वो पैसे, 50-50 लाख रुपए देके और लोगों को करके, और वो यूट्यूब चैनल बंद करके और भाग गए भाई साहब, लेके 10-20 लाख रुपए लोगों के। तो इस टाइप की चीजें हो रही है, तो ये शेमफुल है लोगों के लिए। ठीक है, तो वो करना भी नहीं चाहिए। जहाँ इससे ये हुआ ना कि वो प्लेटफॉर्म पे थे, पब्लिक को पता लगा कि किसने ऐसी गड़बड़ की है। अगर मान लीजिए वो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, तो वो लोग के बीच में बात रह जाती, वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे और ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचती। ये भी पॉजिटिव चीज है, इससे हम ये समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो भूपेंद्र भाई, अभी हम जो बात कर रहे थे उसमें एक टॉपिक ये बीच में निकल के आया था, जेंजी वाला। ये तो मेरे साथ यार बहुत ज्यादा फाइट रहती है। हाँ, क्योंकि हम लोग पब्लिक डीलिंग है डेली। जी, तो जेंजी जो कैटेगरी है ना, ये मुझे आपके साथ भी है नहीं है, थोड़ा सा बताना है इसके बारे में मुझे। जो डिसीजन मेकिंग है ना, बड़े कंफ्यूजिंग है। सबसे 10 वीडियोस देखी, 10 वीडियो को देख देख के इतना कंफ्यूज हैं लोग। ठीक है, उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और आइडेंटिफाई करके और उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग है और जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन टाइप है। क्योंकि रियल एस्टेट क्या है ना, तो लोगों को लगता है कि जैसे स्टॉक मार्केट है, एकदम से खरीदा बेचा इतना ही है। इंस्टेंट हो जाए। ठीक है, इतना इंस्टेंट है नहीं रियल एस्टेट, स्पेशली रीसेल डील्स। रीसेल डील्स इज डिफिकल्ट। उसमें आपको टाइम टेकिंग है वो। टाइम टेकिंग है। उसमें आपको अपने कंसल्टेंट को भी टाइम देना है, और कंसल्टेंट को टाइम देते देते आप लोगों को यकीन रखना पड़ता है, थोड़ा प्रोसेस के हिसाब से चलना पड़ता है, तो ओवर हाइप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, और आप इन लोगों को, ठीक है, क्या सलाह दोगे? क्या थोड़ा सा इनका सॉर्ट आउट हो जाए माइंड सेट, क्या भाई सारी वीडियोस देख के भी फिर किस हिसाब से इनको प्रोसीड करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें ना जेनजी की गलती नहीं है। वो जिस जनरेशन में आए हैं या जिस दौर में आए हैं ना, वहाँ उन्हें हर चीज इंस्टेंट मिल रही है। आप देखो 10 मिनट में डिलीवरी मिल जाती है, उनके पास 10 मिनट में उनको खाना मंगाना है, खाना में आ जाता है, तो सारी चीजें सॉर्टेड है उनकी।
बट रियल एस्टेट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बड़ा टिकट साइज है। यहाँ पर उन्हें समझने की जरूरत है, थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पर वो इंस्टेंट चीजें नहीं होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी रोल है, बिल्डर भी है, एक तरफ ब्रोकर भी है, बायर भी है, सेलर भी है, तो बहुत सारी चीजें मिली जुली है, सब इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, तो इसमें टाइम लगता है। और जिन ने बहुत सारे रोल मॉडल ऐसे बना लिए हैं कि उनको लगता है कि जो उन्होंने बोल दिया वो ठीक है, और बाद में उनके जो रोल मॉडल है वो अपने स्टेटमेंट से या जो बात कहते हैं उससे बदलते हुए दिखाई देते हैं। एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, निखिल कामत है आपके जीरोधा के, वो बहुत प्रमोट करते थे, बहुत एडवोकेट करते थे कि प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर्टी रेंट पे रहना चाहिए। और एक और है अंकुर वारिको है, वो भी कहते हैं, वो अभी भी कहते हैं, शायद उनका भी मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद ये स्टेटमेंट बदल जाएगा। आपके निखिल कामत ने प्रॉपर्टी बाय कर ली है, अभी मैं उनका पॉडकास्ट देखता हूँ, उनका भी अपना एक पॉडकास्ट चैनल है। उन्होंने कुछ बड़े रियल एस्टेट के जो प्लेयर्स हैं साउथ के, उनके साथ एक पॉडकास्ट किया, और उसमें उन्होंने बताया कि मैंने प्रॉपर्टी बाय कर ली है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले तक अगर जिन जेंजीज को, जिस यूथ को वो ये एडवोकेट कर रहे थे आपको प्रॉपर्टी नहीं बाय करनी चाहिए, तो उन्होंने तो उनका नुकसान कर दिया। अगर वो चीज पहले कह देते तो वो लोग शायद, जो 4 साल पहले चीजें थी, प्रॉपर्टी का जो प्राइस था और आज का आपको पता ही है कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है, तो उनका नुकसान ही करा है। और दूसरी चीज, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की जरूरत है, और मेच्योरिटी मुझे लगता है एज के साथ आती है। कई बार बहुत आपको कुछ जनजीज ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़े पेशेंस मिलेंगे उनके उनके अंदर, वो ये कि अर्ली एज में ये अपने पेरेंट्स के साथ उन्होंने एक दो प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन देख ली है। आपको मैं बताऊं, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जो 35 ईयर्स 40 तक क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं की, फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, तो पूरे गुड़गांव या एनसीआर को सर्च कर लेते हैं, सब कुछ कंसल्टेंसी ले लेते हैं, उसके बाद भी वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। तो मैं ना भूपेंद्र भाई एक और चीज इसमें ऐड करना चाहता जी। हूँ। आज हर एक आदमी ये पिटारा खोल के बैठा है अपना, क्या गुड़गांव रियल एस्टेट इतनी ऊपर चला गया, ये नोएडा इतना ऊपर चला गया, XYZ इतना ऊपर चला गया, अब मेरे को आते हुए दिखाई नहीं। यार आज टॉप लेवल पे तो स्टॉक मार्केट भी है, बिल्कुल। क्या उसमें स्टेग्नेशन कभी नहीं आती है? वो नीचे भी आता है, गोल्ड भी ऊपर है। सब नीचे आता है ऊपर जाता है, साइकिल है ये। साइकिल है। अब मेरे को वो लोग बोलते हैं जी, कल मेरी कंसल्टेशन चल रही थी, वो बोल रहे थे भाई साहब, सर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं, मैं ना लेके मैं धीरे धीरे SIP करता रहूं। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या आपके पास कुछ लिखित में श्योरिटी है कि ये मार्केट ऊपर ही चलती जाएगी, भाई 24 का 26 होगा, 26 का 40 हो जाएगा? ऐसी श्योरिटी नहीं है ना आपके पास। जब उसमें श्योरिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी नहीं है, बट जब आपको वेल्थ जनरेट करनी है, भाई स्टॉक मार्केट वाला भी आदमी जब पैसे इकट्ठे करता है, क्या करता है? लाता तो रियल एस्टेट में ही है ना। रियल एस्टेट में, एंड जनरली रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट वो समुद्र है जिसमें सारी नदियां आके लास्ट में मिलती हैं, हाँ, ये मानना होगा। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, SIP में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, शेयर्स में कर रहे हो, आपका पैसा बना, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे रियल एस्टेट में। वेल्थ क्रिएशन रियल एस्टेट में होगी आपकी। इन चीजों में शायद मुझे लगता है नहीं होगी। तो नहीं अभी। और एंड में आपने आपको पता है SIP जोड़ जोड़ के आपने 1 करोड़ 1.5 करोड़ इकट्ठा कर लिया, ठीक है, आपके बच्चे की शादी के लिए आपके पास सफिशिएंट पैसे हो गए। अब उसके बाद क्या? भाई उसके बाद तो आप कुछ खरीदोगे ही ना। बिल्कुल। उसके बाद आप क्या क्लिक वेट में ही लगे रहोगे कि यहाँ से सेल करो वहां पे दे दो? बाकी लोग ने पैसे बनाए हैं वहां पे भी, ठीक है, मार्केट अच्छी ग्रो की है तो बनाए हैं, और वैसे यहाँ पे भी बनाए हैं। सारा खेल टाइमिंग का है। जिसने जिस चीज को टाइम दे दिया, मान के चलिए आज से 30 साल पहले जिसने इन्फोसिस का शेयर ले लिया, या MRF का शेयर ले लिया, या आपका HDFC का शेयर ले लिया, और उसने उसको टाइम दिया और आज तक उसको रोक रखा है, रोक के रखा हुआ शेयर्स को, आज वेल्थ क्रिएशन हो रखी है उनकी, पैसा दिया है उन्होंने बना के। ऐसी ही मैच्योरिटी, ऐसा ही टाइम आपको देना पड़ेगा रियल एस्टेट में। अब थोड़ा सा पिछले दिन वही चीजें फिर आ जाती है यहाँ पर, बिल्डर को सेल करनी है, खास तौर पे लिस्टेड प्लेयर को अपना स्टॉक्स में दिखाना है, हम इतना एक्सपेंशन कर रहे हैं ताकि उनका शेयर अच्छा करे। बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ी सेल्स फोर्स है, बड़े ऑफिस है, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने सेल्स करनी है, खर्चे कैसे निकलेंगे। तो आखिर में आके फंसता कौन है, बलि का बकरा कौन बनता है? आखिर बायर बनता है, एंड यूजर बनता है, क्योंकि उसको सपने दिखा के प्रॉपर्टी बेची जाती है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको इसमें इतना एप्रिसिएशन मिल जाएगा और आप निकल जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको भी पता है, गड्ढा खुदा नहीं है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई पे, और उनको एप्रिसिएशन चाहिए, और जिसको
रियलिटी समझ में आ गई है कि भाई कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फंस गए हो। तो उन्होंने तो पेमेंट ही रोक दी है कई प्रोजेक्ट्स में, जिन्होंने बाय किया था कि हम पेमेंट नहीं दे रहे। लेकिन बिल्डर को पता था कि बिल्डर को बहुत आगे की सोच के चलता है। बिल्डर को पता था कि बहुत सारे लोग जो हम हमारा या ब्रोकर्स का बहुत सारों का जो ट्रैप बनाया जा रहा है, जो जाल बिछाया जा रहा है, उसमें ऐसे लोग भी फंसेंगे जो 5% 10% से ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो वापस भागेंगे, उनको वापस भागने नहीं देंगे। इसलिए जब आपसे एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराया जाता है, वो 30 पन्नों का इसलिए रखा जाता है, कोई भी उसको पढ़ता नहीं है। उसमें ये क्लोज डाल दिया जाता है, क्लॉज होता है उसमें कि आपने 5% 10% जो भी पेमेंट करी, अब भी नहीं हुआ तो आपका अमाउंट फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो वो तो फंस गया। यार एक बात और है भूपेंद्र भाई, आप को ये बात से मेरी से एग्री हो या ना हो, आज हर एक आदमी कहता है मैंने ना यार वो ले लिया अपार्टमेंट, वहां फंस गया। मैं ही कहता हूँ कि फंस कैसे गए? मतलब कि जिसका अपार्टमेंट 1 साल 2 साल 6 महीने नहीं बिका, तो इसका मतलब वो फंस गया क्या? ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप जब कोई 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ की कोई भी चीज लेने जाते हैं, आप सोच समझ के लेते हैं कि इसके 1 करोड़ कॉस्ट है, 1 करोड़ मुझे देनी है, तो उसमें आप फंस कैसे गए? मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। बताता हूँ, वो ऐसे सब फंस जाते हैं, उनकी जो फंडिंग है ना, या उन जिनके पास जो पैसे हैं, वो मान लीजिए पैसे तो उनके पास 50 लाख है, प्रॉपर्टी उन्होंने 2.5 करोड़ की ले ली। उनको तो ये था कि हम 3 महीने 6 महीने एग्जिट कर लेंगे। अब उसके पास तो खाली आया था ना, अब फंसेंगे। अगली 50 लाख रुपए के बाद उनको लगता है अगली पेमेंट आएगी कैसे? लोन ले नहीं सकते, लोन ले भी लिया, ईएमआई कैसे चुकाएंगे? कि बहुत सारे लोन्स, पर्सनल लोन पहले ही चल रहे हैं, बहुत लाइबिलिटीज है, रेंट पे रह रहे होंगे, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस है। तो वो 50 लाख रुपए तो चलेंगे बिल्डर के पास। अब उसे लगता है आगे की पेमेंट नहीं करूंगा तो बिल्डर तो पैसे काट लेगा, पैसे फॉरफिट कर लेगा, इसलिए उनको लगता है फंस गए। वो ऐसे फंस रहे, जिनके पैसे हैं डीप पॉकेट से, वो फंसते नहीं है। वो कहते हैं कि चलो मैंने 6 महीने का लेके चला था, मेरे को 2 साल भी पेमेंट करनी पड़ जाए, 3 साल भी करनी पड़ जाए, मेरी जो एसेट्स है, जो मैंने बनाई है प्रॉपर्टी, ये ग्रो नहीं करेगी, और मेरे को 5 साल भी रखनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए फंसते हुए लोग हैं जिनके पास आगे पैसे देने के लिए नहीं है। और ना ऐसे लोग को हम ये भी नहीं बोल सकते इनको फंसाया जा रहा है। लोगों की लालच है। आप और मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, जिसके पास पूरे पैसे वो लो, ठीक मैं है। कह रहा हूँ ना, वो लालच है। वो लालच आदमी कहते हैं ना, जब लालच दिमाग में चलता है ना, तो ज्ञान का जो दीपक है ना बुझ जाता है, सबको ढक देता है। तो जो थोड़ा बहुत भी दिमाग काम करना होता है ना, वो बंद कर जाता है। जो लालच इतना दिखाई देता है कि मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मेरे को 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद 20% पेमेंट करनी है, उसके बाद मेरे को इतना अप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैं तो बार बार है, आपने भी, मैंने देखे आपकी वीडियो, आपने भी चिल्ला चिल्ला के कहा है कि गुड़गांव का ब्रोकर, या फिर मैं कहूँ एनसीआर का ब्रोकर, बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके पास सफिशियंट फंड है, जिनकी डीप पॉकेट्स है। अगर इतना ही इसमें प्रॉफिट हो जाता, इतना ही उनको अप्रिसिएशन मिल जाता 3 महीने 6 महीने में, वो आपका चेक नहीं लगवाता, वो अपना चेक लगा देता। 6 महीने में उसको निकल जाता, 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा के, और उसको 10% 20% उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आपको क्यों चक्कर में पड़ेगा? क्यों आपको 10 फोन करेगा? क्यों आपको सर्जी सर्जी करेगा? वो तो अपना चेक लगाएगा, अपना पैसा बनाएगा। इतनी बेसिक बुद्धि लगानी चाहिए किसी भी आदमी को, अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये सोचना चाहिए कि मैं जिसके कहने पे लगाने जा रहा हूँ उसके पास भी कोई पैसा लगा सकता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का गेन है रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म का गेन बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म की चीज ये नहीं है। तो ये लोग ना 2018-19 कोविड से बाद से और 2024 तक के ये साइकिल अप हुआ है ना, तो बहुत से लोग इसमें एंटर हुए हैं। तो वो इनको लगता है कि नहीं ऐसे ही पैसे बनते रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बट ये जरूर होगा, जो आज ले रहा है अगली साइकिल में आपने अच्छा प्रोडक्ट लिया है, कोई चाहे प्लॉट लिया है, चाहे हाई राइज लिया है, चाहे कमर्शियल कोई अच्छा ले लिया है, वैसे तो 80% तो फंसते ही हैं कमर्शियल में। जो भी चीजें ले ली हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी हमें मिल जाए, ठीक है, बट आने वाली साइकिल में वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर अच्छा प्रोडक्ट लिया है। इसमें ना मेरा एक और पॉइंट है बिल्डर्स के लिए ही, जो अभी मेरे दिमाग में आया बात करते करते। यार बिल्डर बेचने की बात, गैलरी सेटअप बेचने की बात, फैंसी की ईच एंड एवरीथिंग शुड बी देयर है ना, प्लेस पे रहती है एकदम से। आज जो अफोर्डेबल बेचते थे सब कोट पैंट हर एक चीज होती है, अपग्रेड कर रहे हो। अपग्रेड हो रही है सब बढ़िया। पर जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, ठीक है, तो कुछ प्लेस तो हैं हर महीने अपना कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्या मैंने किस किस को वो दिया है,
ठेका दे दिया है, कुछ बोलते हैं कि भाई मैंने अपना इन हाउस टीम रखी है, वो चीजें कुछ क्लियर होती हैं। बहुत से इसमें लिस्टेड भी और बहुत से नॉन लिस्टेड भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बता ही नहीं रहे हैं कुछ, अपडेट ही नहीं जाती वायर के पास, ठीक है। डिमांड के टाइम पे पता लग रहा है कुछ तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जिनके एक एक साल से डिमांड ही नहीं आई, ठीक है। लोग कहते हैं यार मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास डिमांड नहीं आ रही, पर उसको कम से कम ये क्वेश्चन तो करना चाहिए क्या मेरा उसके हिसाब से तो मेरा प्रोजेक्ट एक साल डिले भी हो गया ना। तो आप क्या कहते हो इस पे, क्या कंस्ट्रक्शन के किस हिसाब से चीजें बतानी देखिए, चाहिए? प्रॉपर्टी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसमें ब्रोकर का भी रोल है, बिल्डर का भी रोल है, बायर का भी रोल है। और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसको प्रॉपर्टी को बाय किया, बायर ने खरीद लिया, उसके बाद ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है बिल्डर की कि वो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखे, बताए कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या स्टेज है। आपने कहा कि कुछ बिल्डर अपडेट देते हैं, बिल्कुल, कुछ बिल्डर अच्छे हैं या बुरे हैं वो अलग चीज है, लेकिन वो बताते हैं कि हमने ए लिस्टेड कंस्ट्रक्शन पार्टनर लिया या बी लिस्टेड बी कंस्ट्रक्शन पार्टनर लिया है। कुछ तो ऐसे हैं इसमें लिस्टेड नॉन लिस्टेड है जिनका अता पता ही नहीं है, बिल्डिंग की बिल्डिंग, स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर खड़े हो जाते हैं और पता ही नहीं होता कि बनाया किसने है। लोकल लेबर लेकर आए हैं, लोकल ठेकेदार लेकर आए हैं, पता ही नहीं लगता। एक मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ी इंसाइट देने जा रहा हूँ। पिछले दिनों मुझे एक रियल एस्टेट के बहुत बड़े, मैं कहूँ डेवलपर ही है, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ और पता लगा मुझे कि एक डेवलपर ने यहाँ पर टावर खड़े कर दिए। और जब पूरे के पूरे टावर खड़े हो गए तो पता लगा उसमें जो सरिया यूज करा गया है, उसमें जो स्टील यूज किया गया है, वो बिल्कुल खराब स्टील था और वो टावर गिर सकता था। अब उस टावर को रिपेयर करा जा रहा है, उसके अंदर की स्टील है, उसको कैसे कैसे करके उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। तो इस लेवल तक का गड़बड़ी आपको रियल एस्टेट में देखने को मिलेगी। और मैं आपको कहूँ, मैं तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी रियल एस्टेट के प्लेयर है ना, सबको कह रहा हूँ कि मैं अपनी कह सकता हूँ और आपकी कह सकता हूँ, मैं ये एडवांटेज ले रहा हूँ बोलते हुए, मैं आपको भी अपने साथ जोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पर सारे रियल एस्टेट के जो बड़े डेवलपर्स हैं, छोटे डेवलपर्स हैं, आपको कह रहा हूँ आप अपनी साइट ओपन कीजिए, हम आएंगे, हम दिखाएंगे आपकी क्या कंस्ट्रक्शन है, आप कैसा सरिया यूज कर रहे हैं, कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हैं, कितने एमएम का सरिया यूज कर रहे हैं, हम बताएंगे पब्लिक को। इससे आपका ही फायदा है, इससे डेवलपर का फायदा, उसका ट्रस्ट बनेगा। लेकिन मुझे लगता है मेरी बात चाहे सुन भी ले, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ, आप इसको ओपन कीजिए। मुझे पता है कि 2 या 4 ही बस निकल के आएंगे जो दिखाएंगे, बाकी लोग इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपको भी पता है सबका फोकस सेल्स पे होता है। बट हमने जैसा कि जिस पर्पस के लिए चैनल शुरू करा है, सेल्स है हमारा काम, लेकिन उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन देना, गाइड करना, वो भी हमारा काम है और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी तो ये अपील है, आप खोलिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक और। एक बार एक डेवलपर था, एक क्या डेवलपर था, मेरे को लगा कि मैं काफी दिनों से इस चीज को मिस कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन अपडेट आनी चाहिए, पता लगना चाहिए किस तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैंने एक साइट पे गया है, मान के चलिए XYZ एक साइट थी, वहां गया, वहां जाके मैंने सोचा शॉट लेके पब्लिक को दिखाया जाए, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, हजारों लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, कि आपका किस स्टेज पे है, ये प्रोजेक्ट किस तरह की कंस्ट्रक्शन चल रही है, शॉट ले लूं। 2 मिनट के अंदर उस डेवलपर की जो फौज थी वहां पर, उसकी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद मारपीट तक की नौबत आ गई कि आपने ये कैसे ड्रोन लिया, कैसे आपने शूट करने की कोशिश की। मैंने कहा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इसमें तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं आप शूट नहीं कर सकते इसको, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैंने कहा परमिशन दिला दीजिए, चलिए चलिए मान, मैं यहाँ पे अपना फॉल्ट मान लेता हूँ, मैंने परमिशन नहीं ली, आप परमिशन दिला लीजिए, हम परमिशन लेके इसको शूट कर लेंगे। कोई किसी तरह की परमिशन नहीं लगी, मेरे से वो शॉट डिलीट कराए गए। बाद में पता लगा ये कि वहां पे तो कुछ और ही गड़बड़ थी, वहां तो इस तरह की चीजें चल रही थी कि कुछ चीजों में रेरा भी नहीं है और टावर के टावर खड़े हुए हैं। तो इस तरह की गड़बड़ी भी चलती है। और जो कंस्ट्रक्शन की बात है ना, आप कह रहे हो कि बहुत सारे लोगों की पेमेंट नहीं आई। रेरा के बीच में थोड़ा गुड़गांव के रेरा ने हंटर चलाने की कोशिश करी कि आप अपनी क्वार्टरली जो अपडेट रिपोर्ट है वो दो, उसमें कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, क्या सेल्स हुई, सारी आनी चाहिए। 95% जो बिल्डर है उन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट देनी शुरू कर दी। और उस इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्वार्टरली रिपोर्ट देने के बाद बहुत शक हो गया कि बिल्डर ऐसे कैसे हो गए कि अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट टाइम नहीं दे रहे हैं। रेरा ने पब्लिक में एक प्रेस रिलीज जारी करी और कहा हम चेक करेंगे, हम एक इसके लिए अलग टीम बनाएंगे, ग्राउंड पे भेजेंगे कि जो हमें
क्वार्टरली अब जो रिपोर्ट दी जा रही है कितनी सच है, ग्राउंड पे काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सच्चाई है। मैं तो देख रहा था 6 महीने पहले तक तो 95 का 98% बिल्डर्स की क्वार्टरली रिपोर्ट ही नहीं आती थी, और आज भी आप और मैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप बता दो यहाँ तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बिक रहे हैं जिसका सुपर स्ट्रक्चर नहीं दिखाया गया अब तक बिल्कुल। और प्रोजेक्ट बिक गए। साथ साथ में जो वो सारे पार्ट भी छोड़ दिया जाए, तो आप जैसे आप ड्रोन की बात कर रहे थे, तो जो वो प्रोडक्ट करते हैं जिनकी टीम 100 200 उनके अपार्टमेंट भेज दें, ठीक है, जो उनके बारे में अच्छा ही बोलेंगे उनको तो अलाउ कर दिया जाता है, मेरे और आप जैसे को अलाउ नहीं करते। हालांकि हम लोग भी मेरे ख्याल से कोई काम कम काम नहीं कर रहे, रियल एस्टेट में अच्छा ही काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। बट जो सच बोलता आदमी है उसका विरोध होता ही है, जहां वो तक हर जगह है, वो हर है। जगह है। तो ये सारी चीजें तो है ही। मैंने वो करण जौहर की कॉपी करी है, एक रैपिड फायर राउंड आपने रैपिड फायर रख दिया मैंने भी। तो ना मैं दो चीजों के बारे में आपसे पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, आपको सिर्फ उनमें मार्क देने हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। फ्यूचर में जैसा भी चल रही है मार्केट, मुझे लगता है सेफ रेजिडेंशियल है। ऑफिस स्पेस और हाई स्ट्रीट रिटेल। ऑफिस स्पेस। एसयू प्लॉट्स और स्टूडियो अपार्टमेंट्स। एसयू। दीनदयाल प्लॉट्स और जनरल प्लॉट्स। दीनदयाल, क्योंकि स्टील प्लस 4 की जो पॉलिसी है उसमें दीनदयाल पे किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, जनरल प्लॉट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए दीनदयाल प्लॉट्स बेटर करेंगे। लार्ज टिकट साइज अपार्टमेंट्स और स्मॉल टिकट साइज स्मॉल अपार्टमेंट। टिकट, आपको पता है लार्ज का क्या हाल है? लार्ज में मैं कहूंगा टाइटेनियम जहाज है जो कभी भी टूट सकता है। इसके बाद एक और है, मैं आपको 5-7 बिल्डर के नाम बताऊंगा, जी। उसमें से 10 में से आपको रेटिंग देनी है, ठीक है, तो आप बताइएगा। डीएलएफ। डीलफ 10 आउट ऑफ 7। शोभा। शोभा का एक प्रोजेक्ट अभी तक यहाँ बन के तैयार है, 2 नए लॉन्च हुए हैं। तो कंस्ट्रक्शन उन्होंने जिस तरह का अपना गैलरी बना रखी है, बताते हैं म्यूजियम बना रखा है, तो बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि वो भी डीलफ के पार है 7। एमआर। एमआर, मुझे लगता है एमआर एमजीएफ के जब तक साथ था तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन थी नहीं, अभी जब से अलग हुआ है तो कुछ ऐसा लैंडमार्क तो मेरे को देखने को मिला नहीं। 5 पे रखते हैं इसको। एमआरएम। M3 स्मार्ट वर्ल्ड। एम3 स्मार्ट वर्ल्ड को आप मुझे कहिए कि इसको मैं मार्क्स ना दूं, ये ना एक अलग तरह का अलग ही चीज है ये। इसमें ना जो इसको पसंद करते हैं उनके लिए तो 10 आउट ऑफ 10 है। इसमें ब्रोकर भी है, बायर भी है, सारे लोग हैं। और इसमें जो पसंद नहीं करते उनके लिए 0 है, तो इसमें हम बीच में छोड़ देते हैं। तो 10 में से 5 मान लो। हाँ, अब 5 मान लीजिए। टाटा। टाटा का भी 3 प्रोजेक्ट है गुड़गांव में कुल मिला के। इसके अलावा एक बहादुरगढ़ में है, एक नोएडा में है, पंजाब में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हिमाचल में प्रोजेक्ट है। बहुत लिमिटेड सा काम है, लेकिन टाटा एक ट्रस्ट का नाम है, तो मैं उसको 8 नंबर दूंगा। गोदरेज। गोदरेज को मैं दूंगा 4.5 नंबर। आशियाना। आशियाना को मैं दूंगा 6 नंबर। और कॉन्शियंट। कॉन्शियंट को भी मैं 6 दूंगा। तो बहुत अच्छा रहा अपना रैपिड फायर राउंड। थैंक यू। अब ये रैपिड फायर की तो बात हो गई है, एक ना मेरे दिमाग में बहुत दिनों से एक फ्रेश टॉपिक चल रहा है जी। जिसके बारे में शायद किसी ने बात नहीं की है, ठीक है, बात करते हैं तो कम बात करते हैं। 2 टॉपिक्स हैं जो, और जिसके बाद हम शायद एंड करेंगे इस जी। पॉडकास्ट का। सबसे पहला टॉपिक है फ्रैक्शनल ओनरशिप का। एक बहुत ना मैंने देखा है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप के बहुत अभी वो आ रहे हैं, मेरे पास भी ऑफर्स आ रहे हैं, क्या फ्रैक्शनल ओनरशिप आप करिए या अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करें उसके लिए, ठीक है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने इसमें देखा कि यूथ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है फ्रैक्शनल ओनरशिप में। तो गुड़गांव में ये कितना कामयाब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ना दोनों पैमानों पे आप बताना मुझे, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। फ्रैक्शन ओनरशिप मुझे लगता है कि 5 से 7 साल पुरानी चीज है, इंडिया के लिए भी नई चीज है ये। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो भी चीजें आती हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में, अमेरिका में बड़ा सक्सेसफुल है ये मॉडल, तो वहीं से कॉपी होती है चीजें। चाहे हम दूसरा जोमेटो, ब्लिंकिट, इन सब की बात करें, ये सारी चीजें, उबर, ओला, ये सब कॉपी है। हमारे यहाँ ओरिजिनल आइडिया बड़े कम है, तो ये भी कॉपीड आइडिया है। इस आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइडिया और एग्जीक्यूशन में ना थोड़ा गैप है। एक तो सबसे बड़ा गैप ये है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना, उनकी पास ना तो वो एक्सपीरियंस है,
ना उनके पास वो फंडिंग है, ना वो प्रोफेशनलिज्म है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर ले। अक्सर मेरे पास गुड़गांव में नए-नए लड़के हैं, यूथ हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज़ में नए-नए स्टार्टअप खुल गए हैं और कई बड़े सक्सेसफुल हुए हैं अलग-अलग जॉनरा में। लेकिन रियल एस्टेट में मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी बड़ा सक्सेसफुल स्टार्टअप बना है। तो लोगों ने ट्राई किया है और बहुत बड़ा इसमें मेरे को बहुत सक्सेस होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और एक प्रॉपर्टी के 10 ओनर बन जाए, ये चीज़ ना कमर्शियल और रेजिडेंशियल को लेके अलग है। कमर्शियल में फिर भी 2-3 सक्सेसफुल कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। आपको उसमें रेंटल मिल जाता है ठीक-ठाक, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका हो रहा है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो कंपनी क्या इस स्टेज पे है, क्या उनको उन पास इतनी फंडिंग है कि आप जब लिक्विडेशन अपना पार्ट करना चाहो तो वो लिक्विडेशन आपका हो जाएगा। क्योंकि फ्रैक्शनल ओनरशिप पे मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 10 उसमें ओनर बन गए तो 10-10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं। उसमें उसको अगर आप उसको लिक्विडेट करना चाहोगे, क्या वो शेयर्स की तरह लिक्विडेट हो जाएगा? इसमें सेबी ने भी इसको ऑब्जर्व किया है, सेबी का भी इसमें एक पेपर आया है, उन्होंने कुछ इसमें गाइडलाइंस जारी करे हैं क्योंकि जो नई-नई स्टार्टअप्स या कंपनी आ रहे थे, उसमें जो प्रॉपर्टी को चूज़ करेंगे, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, इसको लेके कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। वो अपनी जो आपसे सर्विसेज़ चार्ज लेंगे, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी और कई तरह के इसमें लैप्स थे। चीज़ों को लेके सेबी के संज्ञान में चीज़ें आई हैं, उनका एक इस पे पेपर भी आया है, तो मुझे लगता है कि धीरे-धीरे लंबे टाइम में मुझे लगता है कि ये चीज़ें फॉर्मुलेट हो जाएँगी, इस पे गाइडलाइंस बन जाएँगी तो सक्सेसफुल हो सकता है। और ये एक पॉज़िटिव चीज़ रहेगी रियल एस्टेट के लिए क्योंकि रियल एस्टेट का टिकट साइज़ बहुत बड़ा है। अगर हम उसको शेयर मार्केट की तरह देखें कि वहाँ पे आप एक मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस का 1 शेयर, 2 शेयर ले लेते हैं तो आप फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं, आप इन्फोसिस का। तो इसी तरह कल को रियल एस्टेट में भी अगर लोग इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे तो रियल एस्टेट में पैसा आएगा, रियल एस्टेट ग्रो करेगा। अभी फ्रैक्शनल ओनरशिप रेजिडेंशियल की बात करें तो ये टूरिस्ट प्लेस है वहां पर चल रही है और वहां पर भी किस तरह का चल रहा है वहां पर ये है कि एक बेंगलो है या कोई कोठी है वो 4 करोड़ का है और उसमें 10 लोगों ने उसने ओनरशिप ले ली फ्रैक्शनल ओनरशिप तो 365 दिन को 10 लोगों के बीच में बांट दिया जाएगा कि आपका ये हॉलिडे होम की तरह हो गया आपके पास ये 35 डेज है आप कभी भी आके रह सकते हैं लेकिन इसमें ना कैच है इसमें कैच ये है कि वो जो 10 लोग उसके ऑनर बने हैं ना उनको छुट्टियां उनके बच्चों की एक ही टाइम पे पड़ेगी हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखें स्कूल में एक ही टाइम पे एग्जाम होते हैं एक ही टाइम पे वहां पे पेपर होते हैं और छुट्टियां पड़ती हैं तो जब उनको टाइम तभी मिलेगा सबको एक साथ टाइम एक ही टाइम पे छुट्टियां मिलती है तो सारे 10 लोग एक टाइम पे अगर रहने आएंगे तो इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं फिजिबल नहीं है दूसरा उसमें ये कहते हैं कि उन 35 दिन में से आप अगर 25 दिन रहते हो और 10 दिन आप नहीं रहते तो 10 दिन का रेंट मिल जाएगा आपको 10 दिन का कितना रेंट मिलेगा ये मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल ओनरशिप वो अभी टाइम लेगा मैं अभी इसमें मान के चल रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा और इसमें मुझे लगता है जो बड़े प्लेयर्स है ना जैसे रियल एस्टेट में डीलएफ है आपका और भी दूसरे प्लेयर है शोभा है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप को बढ़ावा दें और इसके पीछे ये हो तब मुझे लगता है ये सक्सेसफुल चीज हो सकती है इसमें भूपेंद्र भाई मेरे भी 2 कैच हैं जी। जो मेरा अपना सोचना आप बताना मैं ठीक सोचता हूँ मैं नहीं सोचता हूँ सबसे पहले ना आज ना इंडियन जो आदमी की मेंटेलिटी है प्रॉपर्टी के पीछे वो 2 टाइप से है रेजिडेंशियल में एक तो सोशल स्टेटस बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल है ठीक है और दूसरा उसके लिए इमोशनल डिसीजन है बिल्कुल ठीक है तो मुझे लगता है कि जब रेजिडेंशियल के केस में फ्रैक्शनल ओनरशिप जाएगी तो 80% आदमी आज जो इन्वेस्ट कर रहा है चाहे एनआरआई हो चाहे यहाँ का हो वो देख के करता है जहां तक मुझे लगता है तो जब ये माइंड सेट चेंज होगा तो फ्रैक्शनल ओनरशिप के चलने की ज्यादा चांस है आपको क्या लगता है एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से और दूसरा कमर्शियल में क्या है अब ना कमर्शियल में क्या कर दिया है लोगों ने बिल्डर्स ने लोगों ने नहीं बिल्डर्स ने मैं बोलता हूँ एक तो लोकेटिव स्पेस होता है एक वर्चुअल स्पेस होता है ना तो इन्होंने क्या किया है जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं मैं प्रोजेक्ट के नाम नहीं लूंगा किसी को भी तो अब क्या कर दिया 500 स्क्वायर फीट जेब में नहीं आ रहा ना तो 50 स्क्वायर फीट ले लो 35-40 लाख रुपए में तो वहां पे ना फ्रैक्शनल ओनरशिप का कंसेप्ट ही खत्म हो गया जब तुम वर्चुअल स्पेस 30 लाख में ले पा रहे हो और डायरेक्ट बिल्डर से ले रहे हो तो तुम्हें थर्ड पार्टी के पास जाने की क्या जरूरत है क्या जरूरत है तो ये 2 चीजें मुझे ऐसा लगती है कि ये दोनों चीजें ना इस कंसेप्ट को इंडिया में ग्रो नहीं होने दे रही आपको क्या लगता है इसको मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ बिल्डर आपको फ्रैक्शनल ओनरशिप खुद से प्रोवाइड कर रहा है लीज वो खुद से करके देगा रेंटल आपको खुद से मिल जाएगा तो आपको थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है
उसमें आपको उनकी सर्विसेज के चार्ज देने पड़ेंगे, तो आपका तो वहां पे कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू कम होगा, आपने तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करा। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हाँ, क्योंकि ना यार मेरे पास बहुत से लोग आए हैं ऑफिस स्पेस में ये चल रहा है थोड़ा फ्रैक्शनल ओनरशिप। और फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफिस स्पेस में चल सकता है, पर मुझे गुड़गांव में कहीं ऐसा नहीं दिख रहा। क्योंकि ना एट लास्ट क्या हो रहा है ना, मेरे पास काफी स्टार्टअप वाले आए हैं यूट्यूब के लिए। मेरे को अप्रोच किया लोगों ने, क्या सर हमारे साथ करो, हमारे साथ वीडियो बनाओ। तो ना मैं हर एक के साथ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना एक मेंटल स्टेटस है। मैं ये सोचता हूँ यार, क्या यहाँ पे इसमें हर्डल है अभी, और मुझे ये दूर होती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें ही आपने के सेबी वाला भी पार्ट एक अपना बताया मुझे, तो मुझे लग रहा है अभी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक ऐसा ही एक और कंसेप्ट है, ठीक है, उसको उसमें मेरे को थोड़ा सा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ज्यादा लगता है इन चीजों से। वो है सीनियर लिविंग का। तो सीनियर लिविंग आपका क्या वो है इस पे स्टैंड? क्योंकि सीनियर लिविंग पे ना दो टाइप से आ रहे हैं अब। एक तो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो कर रही है, अपना बड़े टिकट साइज में महंगा लेके आ रहे हैं। एक ना हमारे यहाँ पे अफोर्डेबल होते थे, उन सब लोगों ने अपनी साइटें बंद कर करके, और 5 एकड़ से नीचे में भी आ सकता है वो, जी। तो सब लोग वो सीनियर लिविंग पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों में से मतलब ये क्या छोटे बिल्डर भी उसमें कैपेबल हो पाएंगे, और क्या ये सीनियर लिविंग का कंसेप्ट भी चल पाएगा? और तीसरा एक और क्वेश्चन है साथ साथ में, क्या अ, इसमें जो आपके और मेरी एज के आदमी है, मतलब कि ये लगाए क्या 25 से 35 साल के या 45 साल तक के, वो इन्वेस्टमेंट करें अपने पेरेंट्स के लिए, तो क्या वो सूटेबल है? आपका बहुत ही अच्छे सवाल है। सीनियर लिविंग में आपने पहले कहा कि दो तरह के प्लेयर आ रहे हैं, एक अल्ट्रा लग्जरी लेकर आ रहे हैं और एक नॉर्मल जैसे अफोर्डेबल होता है उस तरह के लेके आ रहे हैं। जो अल्ट्रा लग्जरी लेके आ रहे हैं उनका जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट है उनकी ऑडियंस, वो अलग है बिल्कुल। वो एनआरआईज है या एचएनआईज है, जो सीनियर सिटीजन की तरफ जा रहे हैं या उस एज में पहुंच चुके हैं, वो उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सारे लोगों के पास उतना बजट और उतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसको और इसको ना हमें थोड़ा सा एक डेटा के साथ समझना पड़ेगा। पिछले दिनों एक डेटा रिलीज हुआ था, उसमें बताया गया था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे ओल्ड हो रही है, और 2050 तक करीब 15%, जहां तक मुझे याद है, 15% जो हमारी आबादी होगी वो 60 साल से ऊपर की होगी। काफी घरों की ऐसी जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें सीनियर सिटीजन लिविंग की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं बताऊं, वेस्टर्न कंट्रीज में 10 से 15% तक सीनियर सिटीजन जो लिविंग है वो उसका पार्टिसिपेशन है टोटल जितना भी रियल एस्टेट है। और इंडिया में अभी 1% भी मुश्किल से नहीं है। और इंडिया में साउथ इंडिया में ये थोड़ा सा चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में के लिए तो बिल्कुल नया है। और मुझे लगता है कि देखिए हर तरह का यहाँ पे तबका है, और जो आप कह रहे हैं अफोर्डेबिलिटी वाले सीनियर सिटीजन का जो आ रहा है वो चलेगा, वो चलेगा। और हाँ, आप जो एज की बात कर रहे हो 30 साल 40 साल के जो लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करें, मुझे लगता है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। और मुझे कल को एक चीज और भी लगती है इसमें सीनियर लिविंग वाले में, क्या जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बेटियां हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बिल्कुल। ठीक है, एनआरआईज हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, जिनको फिक्र है अपने माँ बाप की, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से भी ये कंसेप्ट चलना चाहिए, ठीक है। और लोग जिस हद तक अभी इसको देख रहे हैं, उससे ज्यादा सीरियसली इस कंसेप्ट को देखने की जरूरत है। यहाँ मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। जब हम सीनियर लिविंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सीनियर सिटीजन ही रह सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी उनके नाम पे होगी, एक सीनियर सिटीजन उस प्रॉपर्टी में जरूर होना चाहिए, बाकी फैमिली के और मेंबर भी उसमें रह सकते हैं। तो इसमें मेरे को ऐसा लगता है, क्या कुछ कुछ बिल्डर्स कहते हैं कि सिर्फ सीनियर ही रह सकते हैं उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें दूसरे भी रह सकते हैं, क्योंकि फैमिली के दूसरे मेंबर भी रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उनके नाम पे होगी और एक सीनियर सिटीजन होना चाहिए। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, अर्बन मिनिस्ट्री, उसका आप जब डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उसमें तो यही मेंशन है। ओके। तो ये सारी चीजें तो अच्छी रही। बाकी जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर दूसरा हम लोगों का पार्ट देखना चाहते हैं, तो पॉडकास्ट 2 नीचे कमेंट में लिखें। अगर कितने कमेंट भूपेंद्र भाई होने चाहिए मिनिमम? मुझे लगता है 100 कमेंट्स अगर लोग करेंगे तो हम दोबारा से पॉडकास्ट कर लेंगे। आपको अगर पॉडकास्ट पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको, और साथ में मुझे लगता है कि
टॉपिक भी अगर आप सजेस्ट कर दें हम इन पे बात करें तो उसी पे बात करें। हाँ, और बाकी मेरे ख्याल से जिन टॉपिक्स पे हमने बात की इन पे रेस्ट बात हो रही है आज के टाइम पे, ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश हम लोगों ने टॉपिक्स पे बात की है। और हम थोड़ा नेगोशिएट कर लेंगे, 100 की वजह 50 टॉपिक, अगर 50 भी कमेंट करेंगे लोग तो भी हम एक पॉडकास्ट थोड़ी सी देर तक 50 आपके नाम के 50 मेरे नाम के लोग कम से कम अगर 100 होंगे तो दोनों के नाम के हो जाए, ना तो भाई एक के नाम के बोलेंगे तो तो आपके प्लेटफॉर्म पे 50 मैं बोलूंगा आपके नाम के हैं, मैं आ जाऊंगा जब आप बुलाएंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं। और एक ना मेरे अभी जो दिमाग में चीजें चल रही हैं, सबसे बड़ी एक रियल स्टेट को लेके मेरे दिमाग में ये चीज है क्या ना, बड़े हाउसेस का ट्रेंड, ठीक है। मैंने अभी कुछ ऑब्जर्व किया है कंसल्टेशंस के दौरान, काफी लोग प्यार करते हैं तो लोग सलाह लेते हैं, चाहे वो पेड ही क्यों ना हो, बट सलाह लेते हैं क्या बड़े हाउसेस का ट्रेंड कैसा रहेगा गुड़गांव में। बट ना लोग बड़े हाउसेस के साथ ये भूल जाते हैं कि मैं कौन सी माइक्रो मार्केट में जाऊं, तो ना गलत माइक्रो मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं जहां इतने बड़े हाउसेस का, इतने बड़े टिकट साइज का ट्रेंड आने में टाइम लगेगा, है ना। तो अब बड़े घरों के बारे में, बड़े अपार्टमेंट्स, हाई राइजेस के बारे में क्या सोचते हैं, गुड़गांव रियल एस्टेट किस हिसाब से करेगा, और क्या एक्सेप्टेबिलिटी हर एक एरिया में आएगी, कुछ लिमिटेड एरिया में आएगी। मुझे लगता है कि धीरे धीरे पहले तो जो यहाँ के डेवलप्ड एरिया है वहीं पे ये एक्सेप्टेबिलिटी है, और बाद में जो थोड़ा सा डेवलपिंग एरिया है वहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा। इस बड़ी खबरों की शुरुआत कहाँ से हुई, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये कोविड के बाद शुरू हुई। कोविड जब आया तो कोई चाहे इंडिया के किसी कोने में फैमिली का मेंबर हो, काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, या इंडिया से बाहर हो, सबको एक दूसरे की फिक्र होने लगी। और आपको पता है कितनी कैजुअलिटीज हुई थी, तो लोगों को लगा कि एक साथ रहने की जरूरत है, एक साथ आना चाहिए। जब वो सारे लोग एक साथ आए तो फिर पता लगा कि हमें बड़े घरों की जरूरत है, और साथ में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी वहां से शुरू हुआ। पहले वेस्टर्न कंट्रीज में था, मैं कॉर्पोरेट में था, तो वहां पर मेरे कई फ्रेंड्स थे वो बाहर रह के आए थे, तो वर्क फ्रॉम होम की बात करते थे। इंडिया में उसकी बात होती तो इंडिया में कोई समझता नहीं था। एक घर में छोटे से ऑफिस स्पेस की भी बात होने लगी। और आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जब कई प्रोजेक्ट लॉन्च हुए तो उन्होंने स्पेशल वर्क प्लेस बनाए अपने प्रोजेक्ट्स में, कि वर्क स्टेशन भी होंगे। और अभी तक भी वो चीजें चल रही हैं कि बेसमेंट में आपको एक ऑफिस स्पेस बना के दे रहे हैं। तो इस चीज को ना बिल्डरों ने थोड़ा सा गलत तरीके से ले लिया। बिल्डरों को लगा कि आपको बड़े से बड़े सारे साइज ले आने चाहिए, और आपको बेचने में आसानी रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ अपार्टमेंट कम होंगे, और आराम से बेच दोगे, पैसा भी बनेगा। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े साइज लाने लगे, और उसका आपने नतीजा देखा है। आप किसी भी बिल्डर के पास आज जाके इन्वेंट्री चेक कर लो, छोटे साइज सारे बिक जाते हैं, बड़े साइज थोड़े से कम सेल होते हैं। ये एक बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। वही इसमें ये भी रीजन एक बड़ा है क्या, जब आप बड़ी सिटीज में आ जाते हो, जैसे गुड़गांव में आ गए, मुंबई में आ गए, तो यहाँ बड़े घर हर एक के बजट में भी नहीं आते, साइज भी मैटर करता टिकट साइज मैटर करता है, है। तो इसलिए भी नहीं खरीद पा रहे हैं लोग, ठीक है। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं ना, तो मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ जैसे कि भाई आप साथ साथ में लैंड में इन्वेस्टमेंट करके रखो। प्लॉट तो अलग चीज है, आपने सिटी में ले रखा है, एग्रीकल्चर लैंड लो, फार्म हाउस लो, ठीक है, तो उसमें ना लोग हिचकते हैं अभी, ठीक है। उसमें क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरी है, अ, उसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या आपको एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, क्या उस फील्ड में उन लोगों को जाना चाहिए अभी, या और टाइम लेना चाहिए? मुझे लगता है कि जरूर जाना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वहां पे जो कैच है ना वो ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड में डील कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़े से इतने प्रोफेशनल नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन का लोगों को पता नहीं है किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे रजिस्ट्री होती है, कैसे म्यूटेशन होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहां पे लोगों को लगता है कि पता नहीं ये हमारे बाहर की चीज है। और एग्रीकल्चर लैंड में लोगों को ये भी लगता है कि जिस गांव के पास, जिस कस्बे के पास हम जमीन लेंगे, कोई वहां का दबंग आदमी उस पर कब्जा तो नहीं कर लेगा। लोगों में ये डर तो यही है कि कब्जा नहीं कर लेगा, कब्जा नहीं कर लेगा, ये लोगों में डर है। और मैं देखता हूँ जहाँ पे बोल रहे खसरा नंबर, खेवट नंबर, वहां लोग अलग हटने लगते हैं, लोगों को बाउंसर है, लोगों के लिए ये चीजें जाती हैं। पर उनको ये नहीं पता, जब आप ये अपार्टमेंट की रजिस्ट्री कराने जाते हो तो खसरा खेवट तो इसमें भी लिखी होती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और इसमें एजुकेट भी होना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट। अगर आपने प्लॉट में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, आपने हाई राइज में इन्वेस्टमेंट की है, कमर्शियल में की है, आप थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करो। आप एग्रीकल्चर लैंड भी देखो,
अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और हम दोनों तो लैंड को हमेशा प्रेफर भी करते हैं। हमेशा हमारी कोशिश रहती दरअसल वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो बैकग्राउंड है वो उस तरह का बैकग्राउंड है कि हम लैंड से जुड़े रहे, तो इसलिए हम थोड़ा-सा हम बायस्ड हो जाते हैं लैंड की तरफ कि लैंड ज़रूर बाय करनी चाहिए। बायस्ड भी नहीं, बट एक्चुअलिटी में हम लोग ये सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन की जर्नी में जब आप चल रहे हो इन्वेस्टमेंट की में, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अधूरे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो आदमी को वो जनरेट कैपिटल जनरेट करके देती है, चाहे आप बेशक से अपार्टमेंट लो, पर जो उसकी कैपिटल जनरेशन है वो एक्सट्रीमली हाई है, बहुत अच्छी जाती है। तो यही मेरा सोचना है इस बात। जो ये कैटेगरी है, इसमें ना फार्म हाउसेस में मैंने चीजें देखी हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाई मेंटेनेंस है, बहुत हाई मेंटेनेंस है, बट मुझे समहाउ ऐसा फील नहीं होता। ठीक है, क्या बहुत ज्यादा हाई मेंटेनेंस है, तो वो आपको सोचने समझने और जो आदमी प्रैक्टिकल होगा ना, वो सारी चीजें तोड़ मरोड़ के आपको सही फिगर दे देगा कितनी मेंटेनेंस है कितनी नहीं है। जब आप अपार्टमेंट की बह सकते हो तो उसकी बह ही सकते हो, बहुत ज्यादा हाई मेंटेन मेरे को नहीं लगता है फार्म हाउस। तो आपका क्या सोचना है फार्म हाउस इन्वेस्टमेंट? फार्म हाउस का ना मैंने पिछले दिन वीडियो बनाया, तो मुझे पता लगा कि लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है फार्म हाउस में। बट अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक कोई भी जो लीगल फार्म हाउस है, जो लाइसेंस्ड फार्म हाउस है, वो बिल्डर लेकर नहीं आया। मेरा तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्डरों से रिक्वेस्ट है कि गुड़गाँव में बहुत महँगी लैंड हो चुकी है। गुड़गाँव के आउटस्कर्ट्स पे अब दूसरे जैसे झज्जर पड़ जाता है या सोना से आगे पलवल पड़ जाता है, वहाँ पर सस्ती लैंड है, या फिर आपका राजस्थान का बॉर्डर पड़ जाता है, वहां पर आप फार्म हाउस लेकर आइए। गुड़गांव के और एनसीआर के लोग फार्म हाउस खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको समझ में आने लगा है कि हम 7 करोड़ 8 करोड़ रुपए खर्च करके 10 करोड़ रुपए खर्च करके 3,000 स्क्वायर फीट 4,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ले रहे हैं, इससे तो हम 1 एकड़ का फार्म हाउस ही ना ले लें। और बहुत सारों के पास अपने पेट्स हैं, वो उस अपार्टमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करते अपने पेट्स के साथ रहना, तो उनका हाइब्रिड मॉडल है या कोई बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं फार्म हाउस ले लें, वहां पे रहे। अफ़सोस की बात ये है कि अभी तक कोई इस तरह के लीगल फार्म हाउसेज़ नहीं। बहुत सारे फार्म हाउसेज़ बने हुए हैं, आपको पता ही है वो किस तरह के बने हुए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं, काफ़ी लोगों ने लिए हुए भी हैं, और सोलन में भी हैं, गुड़गाँव में भी हैं, और आपको ये दिल्ली में भी काफ़ी फार्म हाउसेज़ हैं। एक डेवलपर है, मैं उसका भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बहुत जल्दी आपके चैनल पे या मेरे चैनल पे लोगों को देखने को मिल जाएगा। फार्म हाउस लाइसेंस वो लेकर आएँगे और हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को बताएँगे कि फार्म हाउस आपको लेना चाहिए और क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है, किस तरह की अमेनिटीज़ होंगी, वो सारी चीज़ें बताएँगे, और गुड़गाँव में वो गुड़गाँव से अप्रोचेबल होंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है। इसमें ना सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि ना हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना फार्म हाउस को लेके, वो ना बहुत फ्लेक्सिबल नहीं रही। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो हरियाणा में कहीं पे भी हो। ठीक है, राजस्थान की ना बड़ी अच्छी अप्रोच है इन चीजों को लेके। राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ये पॉलिसी लगाई है ना, ली है फार्म हाउस की, बहुत अच्छी ली है। बट ना समहाउ हरियाणा में ये अप्रोचेबल नहीं है, और आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, क्या बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपकी बात हाँ, से, हाँ। तभी हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक आपको लाइसेंस फार्म हाउस देखने को नहीं। इससे ना ग्रोथ ही मिलेगी, जहां तक मुझे लगता है। रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। बहुत अच्छा मूव है। और आपको मैं एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो बायर्स इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो एनआरआईज़ हैं। एनआरआईज भी हैं और बहुत से हैं, बहुत से लोग हॉलीडे होम्स चाहते हैं। ठीक है, मेरा अभिप्राय ये है उसमें। और आपकी लैंड की लैंड रहेगी, साथ में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन हो। और कुछ बिल्डर इस चीज़ को समझते हैं। तो गुड़गाँव का एक बिल्डर है, वो तो पूरा फार्म हाउस, वो बहुत सारे फार्म हाउस बनाने जा रहा है, और उसका अपार्टमेंट आप बाय करो, अपार्टमेंट में आप बोर हो जाओ, अपार्टमेंट में रहते-रहते तो आपको 2-4 दिन, उस दिन आपको फार्म हाउस की फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ जाके रह सकते हो। ये उसको पता है, उसको नीड समझ रहा है वो कस्टमर की, तो इसलिए वो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आया है। और वो उसकी हॉस्पिटैलिटी चेन भी है। हॉस्पिटैलिटी चेन है। और एक और हिंट दे देता हूँ आपके व्यूअर्स को, आपके जो जो वीडियो है, उनका गुड़गाँव में मैं कहता हूँ सबसे सक्सेसफुल उनके स्टूडियो भी है। स्टूडियो भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, और वन ऑफ द काइंड बिल्डर है। बिल्कुल। हाँ, तो भूपेंद्र भाई बहुत मजा आया आपके साथ मुझे बात बहुत अच्छा लगा, बहुत ही 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं लगा। हाँ, और उम्मीद करते हैं, अब तो इस चैनल पे भूपेंद्र भाई पहली बार आए हैं, और मेरे पॉडकास्ट और भी प्लान है, तो गेस्ट भी आते रहेंगे, और भाई को दोबारा चैनल पे बुलाने के लिए तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है आपको। सो कमेंट करना है,
और दबा के लाइक और शेयर करना है। हाँ, पॉडकास्ट लिखना है बस, या पॉडकास्ट सेकंड लिख दो आप, हम लोग दोबारा मिलेंगे आप लोगों के साथ। भूपेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम। बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया, आपने आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू भाई। जिन जिन लोगों ने ये पूरा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, उम्मीद करता हूँ उन लोगों को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और बहुत से गेस्ट जो कि अच्छा इंसाइट देते हैं रियल एस्टेट के बारे में, आते रहेंगे इसी चैनल पे। और 5 पॉडकास्ट के सीरीज है, जितना आप प्यार देंगे उतना मुझे हौसला बनता रहेगा। और अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिख के जाएँ और नई-नई चीज़ें जानें रियल एस्टेट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।